तुरंत सामने वाली लेजर तोप चालू करो। टकराने से ठीक पहले के आखिरी सेकंड में लेजर ने सामने की चट्टान को एकदम सटीक तरीके से चीर दिया और पूरी की पूरी शिप अंदर घुस गई। ऊपर कमांड सेंटर में सब लोग अपनी सांसें रोके उस शांत स्क्रीन को घूर रहे थे जब तक कि हरे रंग के कोऑर्डिनेट्स स्क्रीन पर फ्लैश नहीं हुए। आखिरकार ड्रिल शिप का लोकेशन सिग्नल आ गया। सिग्नल से पता चला कि वे कामयाबी के साथ धरती की बाहरी परत में घुस चुके हैं। उनकी इस अंडरग्राउंड जर्नी की शुरुआत हो चुकी थी। कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों की टेंशन अब जाकर थोड़ी कम हुई। इस स्पीड से अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो कुछ ही घंटों में वे धरती के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया की किस्मत इन लोगों के हाथ में थी। शुरुआत का सफर उम्मीद से ज्यादा आसान रहा। बस कुछ ही मिनटों में उन्होंने जमीन की परत को पार कर लिया और सीधे चिपचिपे मेंटल लेयर में जा घुसे। डैशबोर्ड के नंबर डराने वाले थे। बाहर का प्रेशर लाखों पाउंड तक पहुंच गया था, लेकिन शिप के बाहरी हिस्से पर एक खरोंच तक नहीं आई। केबिन के अंदर माहौल एकदम रिलैक्स हो गया। लोग अब चैन की सांस ले रहे थे। लेकिन सच तो ये है कि इस अनजान और खौफनाक अंडरग्राउंड दुनिया में जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया, वहां सफर करना इतना आसान तो हो ही नहीं सकता। कुछ घंटों के बाद जब शिप मीलों गहराई में जा चुकी थी तो सामने अचानक एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे स्कैन नहीं किया जा सकता था। किसी को नहीं पता था कि वो क्या है। क्या धरती के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो हमने कभी नहीं देखा? लेकिन पास पहुंचते ही केविन को समझ आ गया कि वो कोई चीज नहीं बल्कि एक खाली जगह है। मतलब इस लावा के समंदर में वे एक खाली गुफा में गिरने वाले थे, जैसे धरती के अंदर कोई बुलबुला हो। सबसे बुरी बात यह थी कि ये शिप उड़ नहीं सकती थी और अभी इसकी स्पीड भी फुल थी। मुड़ने का तो टाइम ही नहीं था। सबने डर के मारे अपनी सीट बेल्ट बांध ली और क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार हो गए। तभी लावा में तैरती हुई शिप एक बहुत ही कठोर चीज से जा टकराई और कुछ ही पलों के बाद वे एक क्रिस्टल की दीवार तोड़कर एक खुली जगह में आ गिरे। शिप का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गहरी खाई में तेजी से गिरने लगी। स्पीड बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार शिप जोर से एक ठोस जमीन पर आ गिरी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ एक बहुत बड़ी क्रिस्टल की गुफा होगी। शिप फिसलते हुए आगे की तरफ घिसटती गई और रास्ते में आने वाले क्रिस्टल के खंभों को चकनाचूर कर दिया। चिंगारियां उड़ने के बाद जाकर शिप कहीं मुश्किल से रुकी। टीम ने अभी चैन की सांस ली थी कि एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। एक बहुत मोटा क्रिस्टल का खंभा सीधे लेजर तोप के मुहाने पर फंस गया था। अगर इस रुकावट को तुरंत नहीं हटाया गया तो वे हमेशा के लिए यही फंस जाएंगे और मिशन अधूरा रह जाएगा। हालांकि बाहर का तापमान 9000 डिग्री से ज्यादा था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को भारी हीट रेजिस्टेंट सूट पहनकर बाहर जाकर रिपेयर करना ही पड़ा। बाहर निकलते ही वे हैरान रह गए। पूरी गुफा में बेशकीमती नीलम के पत्थर भरे हुए थे। सब कुदरत के इस करिश्मे को निहार भी रहे थे और साथ ही तोप में फंसे क्रिस्टल को काटने का काम भी शुरू कर दिया। तभी अचानक उबलते हुए लावा की एक बूंद केविन के पैरों के पास क्रिस्टल पर गिरी। उसने झटके से ऊपर देखा और उसके होश उड़ गए। अभी जब शिप ने गुफा की छत को तोड़ा था तो उस बड़े से छेद से बहुत सारा उबलता हुआ लावा अंदर बहकर आ रहा था। छत के क्रिस्टल भी किसी नुकीले हथियार की तरह लगातार नीचे गिर रहे थे। जल्द ही पूरी गुफा लावा से भर जाने वाली थी। ये देखकर ब्रेज ने तुरंत लेजर से काटने की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन हॉब्स को डर था कि ऑक्सीजन लीक होने की वजह से लेजर कटर काम करना बंद कर देगा। लावा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। केविन ने बिना सोचे समझे अपने सूट का ऑक्सीजन पाइप निकाला और उसे लेजर कटर में लगा दिया ताकि वो फिर से काम करने लगे। और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अच्छी बात ये थी कि ब्रेज ने आखिरकार उस फंसे हुए क्रिस्टल को काट दिया। दोनों ने जल्दी से बेहोश केविन को उठाया और शिप के अंदर ले गए। अब बाहर सिर्फ कैप्टन बचे थे। उन्होंने अपने माइक पर अंदर मौजूद बेका को लेजर तोप चालू करने को कहा। लेजर तोप को सही से चालू होता देख कैप्टन खुशी से घूमे और वापस शिप में जाने लगे। तभी एक नुकीला क्रिस्टल का टुकड़ा ऊपर से गिरा और सीधा उनके हेलमेट के आर पार हो गया। खून की धार बन निकली। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली और वे उबलते हुए लावा में जा गिरे। एक बुलबुला तक नहीं उठा। कैप्टन की उसी वक्त मौत हो गई। बाकी लोग बस बेबस होकर ये सब देखते रह गए। लेकिन अभी अफसोस करने का वक्त नहीं था। लावा गेट तक पहुंचने ही वाला था। अपने मिशन को पूरा करने के लिए बेका ने आंसू पोंछे और मेन कंट्रोल अपने हाथ में लिया। उसने डीप थ्रस्ट इंजन ऑन किए और शिप धरती के और गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगी। उनके निकलते ही पीछे की पूरी गुफा पल भर में ढह गई। घंटों तक नीचे जाने के बाद ड्रिल शिप आखिरकार आउटर कोर के पास पहुंच गई। वेपन एक्सपर्ट 2 और लोगों के साथ पिछले हिस्से में गया ताकि न्यूक्लियर बम का टाइमर सेट कर सके। लेकिन तभी एक और आफत आ गई। शिप गलती से एक ऐसे इलाके में घुस गई जहां हजारों अलग अलग आकार के प्राकृतिक हीरे हवा में तैर रहे थे। इस जगह से सुरक्षित निकलने के लिए इन बेहद कठोर हीरों से बचकर निकलना बहुत जरूरी था। बेका ने अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स का इस्तेमाल किया और शिप को हीरों के बीच से बाल बाल बचाते हुए निकाल लिया। जैसे ही उसे लगा कि खतरा टल गया है, एक बहुत बड़ा और नुकीला हीरा तेजी से आकर शिप से टकरा गया। उसके नुकीले हिस्से ने शिप के पिछले डब्बे की बाहरी दीवार को फाड़ दिया। केबिन का प्रेशर तेजी से लीक होने लगा और शिप का पिछला हिस्सा मुड़ने लगा। बेका ने तुरंत उन तीनों को
जल्दी से वहां से निकलने को कहा, लेकिन तभी सर्ज को याद आया कि न्यूक्लियर बम का ट्रिगर तो उसी डब्बे में छूट गया है। उसने बिना पलक झपकाए मुड़कर बंद होते हुए दरवाजे के अंदर छलांग लगा दी, बम के ट्रिगर को बक्से में डाला और फिर जमीन से वो नोटबुक भी उठाई जिसमें बम के सभी जरूरी कोऑर्डिनेट्स लिखे थे। दरवाजा बस बंद ही होने वाला था, तभी उसने ये दोनों जरूरी चीजें पूरी ताकत से बाहर खड़े केविन को पकड़ा दी, लेकिन वो खुद अंदर ही फंस गया। लीक होते हुए उस डब्बे पर बाहर का भारी प्रेशर पड़ने लगा, जिससे वो पिचकने लगा। केविन बस बेबस होकर अपने दोस्त को उस सिकुड़ती हुई जगह में कुचल कर मरते हुए देखता रहा और वो कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ वो पूरा डब्बा फट गया और वो टूटा हुआ हिस्सा शिप से अलग हो गया। जान गंवाने वाला सर्ज एक वेपन एक्सपर्ट था। उसने अपनी नोटबुक में बम को ब्लास्ट करने का पूरा फॉर्मूला लिखा था और सबसे दुखद बात यह थी कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन था। केविन और सर्ज बहुत पुराने दोस्त थे। अपने जिगरी यार के जाने से केविन पूरी तरह टूट गया था। कोर तक पहुंचने में अभी वक्त था, लेकिन टीम के कई लोग पहले ही मारे जा चुके थे। बाकी बचे लोगों का दिल बहुत भारी था, लेकिन मिशन तो पूरा करना ही था। कुछ घंटों के बाद ड्रिल शिप आखिरकार आउटर कोर में पहुंच गई। यहाँ का तापमान हैरान कर देने वाला था और प्रेशर की तो कोई हद ही नहीं थी। सामने सिर्फ उबलता हुआ तरल पदार्थ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक शिप की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस स्पीड के हिसाब से सिर्फ 1 घंटे में वे धरती के बिल्कुल बीच में पहुंच जाएंगे। लेकिन केविन ने सिस्टम चेक किया तो पता चला कि कोर की डेंसिटी तो उनके अंदाजे से भी बहुत कम है। इसका सीधा मतलब था कि अगर वे बम फोड़ भी देते हैं तो भी शॉकवेव ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। डॉक्टर जिम्स्की ने जब ये सुना तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्होंने तुरंत ब्रेस को इस नए डेंसिटी डेटा को सिस्टम में डालने को कहा ताकि वे फिर से कैलकुलेट कर सके, लेकिन जो नतीजा आया उसने सबका दिल तोड़ दिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में फेल लिखा आ रहा था। ये साफ था कि उनकी पिछली सारी कैलकुलेशंस पूरी तरह गलत थी। उनके लाए गए न्यूक्लियर बमों में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वे कोर को फिर से घुमा सके। अब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। डॉक्टर जिम्स्की ने हार मान ली और कहा कि ये मिशन फेल हो चुका है। फिर उन्होंने एक चौंकाने वाला राज खोला। उन्होंने कमांड सेंटर के जनरल से तुरंत इसको रिपेयर प्लान को बंद करने और बैकअप प्लान डेस्टिनी चालू करने की मांग की। मिशन फेल होने की रिपोर्ट मिलते ही जनरल ने तुरंत फैसला लिया और प्रोजेक्ट डेस्टिनी को ऑन करने का ऑर्डर दे दिया।